सेल साइकिल वाले चैप्टर के हैं, 10वें चैप्टर के एनसीईआरटी के। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, वृद्धि एवं जन्म सभी जीवों की विशेषता है। अब ये हम किस बेस पे बताए कि विशेषता नहीं है, तो अगले पढ़ते हैं। संतति कोशिका विभाजित होकर दो नई पैतृक कोशिका बनाती है, सही है? सही नहीं है, ढंग से पढ़ो। पैतृक कोशिका विभाजित होकर दो नई संतति कोशिका बनाती है, संतति थोड़ी विभाजित हुई यार, नाम तो देखो ढंग से। सेकंड गलत। कोशिका में जनन एवं वृद्धि आपस में विशिष्ट पारस्परिक घटनाएं नहीं है, विशिष्ट पारस्परिक घटनाएं है भैया। ठीक है, कोशिका में एवं इसकी संतति कोशिका आगे चलकर एक कोशिका का निर्माण करती है, एक कोशिका का निर्माण नहीं करती। एनसीईआरटी में जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना सेल साइकिल का, उसमें लिखा हुआ कि कोशिका में इसका संतति कोशिका आगे चलकर एक कोशिका समूह का निर्माण करती है। समूह है, एक कोशिका थोड़ी बनाएगी यार। तो ऑब्वियसली ये तीनों तो गलत हैं और ए सही है। सी वाले में देखो दिक्कत क्या है, फर्स्ट चैप्टर ना उसमें तीसरी चौथी लाइन में सेकंड पेज में लिखा हुआ है ये कि कोशिका में जनन एवं वृद्धि आपस में पारस्परिक विशिष्ट घटनाएं नहीं है। तो उच्च पादपोर प्राणियों में एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई फर्स्ट चैप्टर में थी कि उच्च पादपोर प्राणियों में जनन एवं वृद्धि आपस में पारस्परिक विशिष्ट घटनाएं, तो कोशिकाएं तो है ना उनमें भी, तो उनमें विशेष घटनाएं तो होती है। हाँ, इसमें सभी नहीं लिखा हुआ है, सभी होता तो ये गलत हो जाता, सभी होता तो ये सही हो जाता, लेकिन इसमें कोशिका लिखा हुआ ओनली। इसमें होता भाई सभी कोशिकाओं में वृद्धि एवं जनन आपस में पारस्परिक घटनाएं नहीं है। हाँ, सभी में नहीं होता है, लेकिन कुछ में तो होता है ना, ओनली कोशिका लिखा हुआ, सभी नहीं लिखा हुआ इसमें, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें सभी होता, सभी कोशिकाओं में जनन एवं वृद्धि आपस में पारस्परिक विशेष घटनाएं नहीं है। हाँ, तो ये सही हो जाता, सभी में थोड़ी होता है, उच्च पादपोर उच्च प्राणियों में होता है, सब में नहीं होता है, लेकिन इसमें ऐसा लिखा हुआ नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है, फर्स्ट वाली जो लाइन है ना उस फर्स्ट पैराग्राफ में लिखी हुई है। कोशिका विभाजन के दौरान होता है, ये तो सरल सा, डीएनए प्रतिकृति कोशिका की वृद्धि दोनों ही होता है, तो सी ऑप्शन आ जाएगा। गलत चुनना है। कोशिका विभाजन डीएनए प्रतिकृति तथा कोशिका वृद्धि एक दूसरे में समायोजित नहीं होते हैं, गलत है। एनसीईआरटी में साफ लिखा हुआ कि कोशिका विभाजन में डीएनए प्रतिकृतियों कोशिका वृद्धि एक साथ समायोजित होकर होते हैं, जिससे कोशिका विभाजन सही होता है। ठीक है, कोशिका विभाजन की एकमात्र घटना जीनोम द्विगुणन है। कोशिका विभाजन में डीएनए की प्रतिकृति होती है क्या? जीनोम द्विगुण मतलब डीएनए की प्रतिकृति। पहले साहब कोशिका वृद्धि भी होती है, तो ये भी गलत है। कोशिका विभाजन में जीनोम द्विगुणन व अन्य घटकों के संश्लेषण के तत्पश्चात एक नई कोशिका का निर्माण होता है, वही गलती, एक नई कोशिका समूह का निर्माण होता है, ये भी गलत। कोशिका वृद्धि एक असतत प्रक्रिया, भाई साहब एनसीईआरटी में साफ लिखा कोशिका वृद्धि एक सतत प्रक्रिया है, तो इसमें सारे गलत हो जाएंगे, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। सही गलत बताना। डीएनए संश्लेषण यानी डीएनए की प्रतिकृति एम प्रावस्था की विशेष प्रावस्था एस प्रावस्था में होता है, यानी एम के अंदर एस आता है क्या? एम प्रावस्था में एस आता है, ये तो वैसे ही गलत हो गया, एम में एस कहाँ ही आएगा? एस तो अंतरावस्था का भाग है, जीवन एस G2, तो ये तो वैसे भी गलत हो गया। और डीएनए संश्लेषण वैसे भी एम में तो होता ही नहीं है, अगर तुम्हें ये भी नहीं पता एम में कहाँ होता है, एस में होता है, और एस एम में आता नहीं है, वो अंतरावस्था में आता है, इंटरफेज में। ठीक है, प्रतिकृति गुणसूत्र का केंद्रक, प्रतिकृति गुणसूत्र का संतति केंद्र में वितरण एक सरल प्रक्रिया है, का हुआ जटिल प्रक्रिया है। आ सकता है ऐसे भी क्वेश्चन, देखो कोई पता नहीं है, नहीं एंटी वाला कब सारा पास से पलट जाए। दो केंद्रकों के निर्माण का सारा नियंत्रण माइटोकॉन्ड्रिया के अधीन होता है, नहीं केंद्रक के अधीन होता है, एनसीईआरटी में है। मानव प्रत्येक कोशिका से द्वियुग्मी कोशिका बनने में 24 घंटे लगते हैं। द्वियुग्मी का मतलब है दो जोड़ी, यानी 4 कोशिका बनने में 24 घंटे थोड़ी लगेंगे, 48 लगेंगे। एक युग्मी यानी एक जोड़ी, एक सेट बनने में 24 घंटे लगता है। द्वियुग्मी यानी 2 जोड़ी, 4 कोशिकाएं बनने में 24 नहीं 48 घंटे लगेंगे। ठीक है, प्रत्येक कोशिका से यानी एक कोशिका मान लो रे। लगभग सभी जीवों में कोशिका विभाजन का लगभग समान होता है, नहीं यार, सब में अलग अलग होता है। यीस्ट में कोशिका विभाजन का समय 90 सेकंड का होता है, नहीं 90 सेकंड नहीं 90 मिनट, ध्यान से देख लेना उसको भी। सूत्रीय अवस्था क्रमशः 2 अंतरावस्था जीवन व एस के मध्य आती है, ये तो गलत है साफ ही। एम प्रावस्था एस G2 के बाद आती है यार, G2 जीवन के बीच में आती है। अंतरावस्था का प्रारंभ जीवन से होता है, ये तो कॉमन सेंस सही है, सही है ये तो। सूत्रीय अवस्था में वास्तव में कोशिका विभाजन होता है। सूत्री एम प्रावस्था सूत्री, देखो समसूत्री प्रावस्था, समसूत्री विभाजन अलग है, समसूत्री प्रावस्था अलग है, सूत्री प्रावस्था अलग है। सूत्री और समसूत्री प्रावस्था एम को बोलते हैं। समसूत्री विभाजन में पूरा आ जाता है जीवन है G2 प्लस एम, ये तीनों आ जाते हैं। समसूत्री विभाजन अलग है, समसूत्री प्रावस्था सूत्री प्रावस्था अलग है। ठीक है,
समसूत्री प्रावस्था, सूत्री प्रावस्था वैसे एक ही है, दोनों एम को ही बोलते हैं। सूत्री प्रावस्था या अवस्था की प्रथम प्रावस्था कौन सी है? सूत्री यानी एम। सूत्री तुम समसूत्री जीवन को मत बता देना, सूत्री मतलब होता है एम प्रावस्था। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये भी, जहाँ सूत्री प्रावस्था का शुरुआत है ना एम का, एम फेज, वहीं पे लिखा हुआ सूत्री समसूत्री सारा ही। तो सूत्री की पहली अवस्था ऑब्वियसली पूर्व अवस्था है, प्रोफेज है। कोशिका का 95% से अधिक समय व्यतीत होता है। ये बताओ, चेक करो एनसीईआरटी, चेक कर लिया ना। अब क्या बता रहे हो, अंतरावस्था है एम्प्रावस्था? मैक्सिमम अंतरावस्था पता ही होगा, लेकिन डी ऑप्शन तो पढ़ोगे नहीं। अब सुनो डी कैसे होएगा। कोशिका 95% से अधिक समय व्यतीत होता है। तुमने किस बेस पे बोला कि अंतरावस्था में होता है? मैंने कोशिका विभाजन बोला इधर? नहीं, मैंने कोशिका विभाजन थोड़ी बोला। मैं भी बोलता कि कोशिका विभाजन का 95% से अधिक समय व्यतीत होता, तब तो अंतरावस्था बिल्कुल राइट था। भाई विश्राम प्रावस्था इसलिए इसी को तो बोलते हैं, मैक्सिमम कोशिका विभाजन का टाइम इसमें होता है। तो मैंने कोशिका ही तो बोला, कोशिका विभाजन कहाँ बोला? कोशिका विभाजन का 95% से अधिक समय जाता है यार, कुछ भी तो डी ऑप्शन आएगा ना इसका। तो पूर्ण प्रश्न विभाजन कहाँ दे रखा है? सही कथन चुनना। अब कैरियोकाइनेस का प्रारंभ संगत संतति के गुणसूत्र के पृथक्करण से होता है। ये एनसीईआरटी में बिल्कुल लाइन है, सही है ये तो, यही सही है। कैरियोकाइनेस के साथ साथ साइटोकाइनेस से प्रारंभ हो जाता है? नहीं भाई, कैरियोकाइनेस कंप्लीट होने के बाद शुरू होता है। सूत्री प्रावस्था को विश्राम प्रावस्था नहीं बोलते हैं, अंतरावस्था को बोलते हैं, इंटरफेज को। कोशिका विभाजन का एक क्रम होता है जो सामान्य रूप से विशिष्ट नहीं होता, वह सब सीक्वेंस होता है, वो विशिष्ट ही होता है। वो G1 है, G2 फिर पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, फिर अंत्यावस्था, फिर वास्तविक साइटोकाइनेसिस यानी कोशिका द्रव्य विभाजन, एक फिक्स क्रम होता है भैया। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, इसका सही कथन चुनना है। जीवन प्रावस्था में कोशिका उपापचय रूप से निष्क्रिय न होकर लगातार वृद्धि करती है। हाँ, उपापचय रूप से निष्क्रिय न होकर, देखो इसमें बहुत कन्फ्यूजन होगा। उपापचय रूप से निष्क्रिय न होकर लगातार वृद्धि करती है, सही है। जीवन में उपापचय रूप से निष्क्रिय होती है? नहीं होती। तो इसमें भी तो ऐसा ही लिखा हुआ है, उपापचय रूप से सक्रिय न होकर। उपापचय रूप से निष्क्रिय न होकर तो निष्क्रिय नहीं है, तो सक्रिय है, लगातार वृद्धि करती है। पश्चसूत्री अवस्था में कोशिका निष्क्रिय होती है। पश्चसूत्री अवस्था कौन सी? जीवन। जीवन में कोशिका निष्क्रिय होती है? नहीं, ये गलत। डीएनए का निर्माण जीवन में तथा प्रतिकृति ऐसा अवस्था में होता है। भाई निर्माण और कॉपी दोनों ऐसे में होता है, तो ये भी गलत। ऐसा अवस्था में डीएनए की मात्रा और संख्या दुगनी हो जाती है। मात्रा ही दुगनी होती है, संख्या तो वो की वही रहती है, मात्रा कभी दुगनी नहीं होती है, ठीक है। G0 अवस्था आती है, देखो ये इसमें बड़ा कन्फ्यूजन है। G0 अवस्था जीवन से पहले, जीवन के बाद, जीवन के दौरान या एस्पर अवस्था के आरंभ में। देखो इसका ऑप्शन आएगा बी। बी क्या? सी ऑप्शन आएगा, जीवन के दौरान। कैसे? एनसीईआरटी में लिखा हुआ कि कोशिका जो विभाजित नहीं होती है वो जीवन से निकलकर विश्राम प्रावस्था में चली जाती है। विश्राम के प्रावस्था में चली जाती है, जहाँ उपापचय रूप से निष्क्रिय होती है लेकिन वृद्धि नहीं करती है, ठीक है। तो इसी जीवन के दौरान, लेकिन वापस आएगी तब कुछ वापस उन्हें विभाजित होने भी तो आना पड़ता है ना, क्योंकि कोशिका अगर खराब हो गई, निष्क्रिय हो गई, कोशिका में कुछ डैमेज हो गया, तो वापस से विभाजन करके उसको सही करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट एस में तो जाएगी नहीं, पहले G1 से 0 में चली गई तो जो जीवन में वापस आएगी, फिर वापस सीक्वेंस चलेगा। तो जीवन के बाद तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि जीवन के बाद अगर G0 आती तो डायरेक्ट एस में एंटर करती। लेकिन जब G0 से जीवन से G0 में फेस करती है, वापस से G0 से एस में नहीं जाती, डायरेक्ट जीवन में आती है। ऐसा एनसीईआरटी में लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन जीवन में आके फिर पूरा सीक्वेंस चलता है, ठीक है। तो जीवन के दौरान ही वो उसमें एंटर कर जाती है, वापस जीवन में आती है, फिर वापस से उसे विभाजन करना होता है तो वो विभाजन कर लेती है, ठीक है। तो जीवन के दौरान सी ऑप्शन आएगा। सही गलत चुनना है। पादप कोशिका में जैसे ही ऐसा अवस्था में डीएनए की कॉपी होती है, वैसे ही तारक केंद्रक द्रव्य में विभाजन शुरू हो जाता है। तो ऑब्वियसली गलत है। ऐसा अवस्था में डीएनए की कॉपी बनी है तो सही है, लेकिन तारक केंद्रक द्रव्य में क्या कहा? कोशिका द्रव्य में विभाजन होता है, विभाजन भी नहीं होता है ऐसा अवस्था के दौरान, उसकी भी कॉपी बनती है जो भी कोशिका द्रव्य में बढ़ती है। तो ये तो दो बेस पे गलत हो गया भाई। यहाँ पे केंद्रक द्रव्य नहीं आना चाहिए, विभाजन भी नहीं आना चाहिए। भाई केंद्रक द्रव्य में थोड़ी विभाजित होती है, विभाजित नहीं होती है, इसमें उसकी कॉपी बनती है। तो ये तो साफ ही गलत हो गया। कोशिका वृद्धि के साथ इंटरफेज हेतु G2 में प्रोटीन का निर्माण होता है। सही लग रहा है ना? इंटरफेज हेतु नहीं, सूत्री विभाजन हेतु G2 अवस्था में प्रोटीन का निर्माण होता है। इंटरफेज ये लेने होता है, उसमें लिखा हुआ सूत्री विभाजन हेतु G2 प्रावस्था में प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है। दोनों गलत, ए भी गलत, बी भी गलत, सी। पर कुछ प्राणी में कुछ कोशिकाएं विभाजित नहीं होती है, सभी प्राणी में कुछ कोशिकाएं
ये हृदय को सभी प्राणी में हृदय थोड़ी होता है यार, तो ये तो सरासरी गलत हो गया। लेकिन विभाजन न होने का कारण जीरो अवस्था, ये देखो ये भी गलत है। क्यों? विभाजन तो नहीं होती, लेकिन सभी में तो सभी लिखा हुआ है, सभी में विभाजन न होने का कारण जीरो सब में थोड़ी होती है। और वैसे हृदय सब में होता ही नहीं है, हृदय भी तो लिख दिया ना, स्पेसिफिक कर दिया ना, तो हृदय समय में नहीं होता, तो सारे ऑप्शन गलत है। सही गलत ही पूछा तो गलत है। अब यहाँ पे बोलते थे कुछ प्राणी में कुछ कोशिका विभाजित नहीं होती है, हाँ तब फर्स्ट भी सही होता, सेकंड भी सही होता, लेकिन जब बेस ही गलत है तो बिल्डिंग तो गलत बनेगी ना। गलत कथन का चयन नहीं करना है, सही कथन चुनना है। प्राणी में सूत्री विभाजन द्विगुणित तथा अगुणित दोनों कोशिकाओं में दिखाई पड़ता है। यहाँ लाइन ढंग से देख लेना, एनसीईआरटी में लिखी हुई है जो सूत्री विभाजन है, उसके ऊपर वाले पैराग्राफ में लिखी हुई है, जस्ट मतलब थर्ड पेज में, फर्स्ट सेकंड थर्ड पेज के अंदर है। हाँ, पाद में केवल द्विगुणित अपवास और कुछ अगुणित कोशिकाओं में द्विसूत्री विभाजन दिखाई पड़ता है। देखो इंटरचेंज कर दिया है मैंने, ऊपर वाले में पादप आएगा, नीचे वाले में प्राणी आएगा, लेकिन मैंने उल्टा कर दिया। पाद एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि पादप में द्विगुणित अगुणित दोनों में होता है, लेकिन प्राणी में द्विगुणित में होता है, कुछ अपवास और अगुणित में भी होता है, तो दोनों ही गलत हो गए। श्रमिक मध्यमक्खी सूत्री विभाजन से युग्मों का निर्माण करती है। देखो श्रमिक मध्यमक्खी युग्म नहीं करती है, उसका नाम श्रमिक इसलिए करेगा वो श्रम करती है, काम करती है। जनन का काम मूल्य नर का है और रानी मधुमक्खी का है। ये बात बताऊँ, अब जो नर मधुमक्खी है ना, वो एक बार इंटरकोर्स करने के बाद यानी संभोग करने के बाद फिर उसकी डेथ हो जाती है। ये एनसीईआरटी में तुम जब जेनेटिक्स पढ़ोगे ना तब तुम्हें बताया जाएगा, ठीक है। जीजरों में कोशिका उपापचय रूप से निष्क्रिय नहीं होती है। हाँ सही, उपापचय रूप से सक्रिय होती है, निष्क्रिय नहीं होती है, मतलब उपापचय रूप से सक्रिय होती है, निष्क्रिय होती है थोड़ी ना, इस निष्क्रिय नहीं होती है, तो सही है ये, तो डी ऑप्शन सही है। सूत्री विभाजन को सम विभाजन कहा जाता है क्योंकि दोनों कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। दोनों कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या व मात्रा, अब देखो इसमें क्या है, कोशिकाओं में गुणसूत्र मात्रा संख्या आदि, गुणसूत्रों की संख्या व मात्रा समान, क्योंकि सूत्री विभाजन जो दो कोशिकाएं बनती है ना, उनमें गुणसूत्रों की संख्या दोनों में कंपेरिजन, दोनों में संख्या समान, दोनों में मात्रा भी बराबर बराबर। पेरेंट के हिसाब से तो दोनों में आधी हो गई मात्रा, संख्या तो वही रही ना, लेकिन हम दोनों को कंपैरिजन कर रहे हैं, दोनों का। यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं दिया हुआ है किसका कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं दिया हो तो जो लास्ट में दो बनी उनका ही तो करोगी। गुणसूत्रों की संख्या में वह मात्रा समान, संख्या में मात्रा समान नहीं है, संख्या में की जगह यहाँ पे वह मान लेना, संख्या तथा मात्रा समान, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, संख्या तथा मात्रा समान, में नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। कोशिका विभाजन कोशिका विभाजन की सबसे नाट्य प्रवस्था कौन सी, ऑब्वियसली हम लिखा हुआ है, यानी मेटाबोम, ये सूत्री विभाजन को सबसे नाट्य प्रवस्था बोलते हैं, लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। सत्य असत्य चुनना। गुणसूत्रों के संघनन के पूर्ण था ही पूर्वावस्था की पहचान, गुणसूत्र और संगणन पूर्ण मध्यावस्था में होता है, तो ये गलत है। गुणसूत्र संगणन पूर्ण होने के पश्चात ही गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, हाँ बिल्कुल सही है कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि गुणसूत्रों के संगणन के दौरान वो धीरे धीरे स्पष्ट होने लगते हैं, तो पूर्ण होने के पश्चात ही पूर्ण रूप से स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं, ये सही होता। अगर यहाँ पे पूर्ण लिखा होता ना तब सही होता, लेकिन ये गलत है। क्या देर का गुणसूत्र संगणन पूर्ण होने के पश्चात ही गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा हो स्पष्ट, पूर्ण रूप से स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं, पूर्ण रूप से लिखा होता ना तब तो सही था। पश्चात होने के बाद गुणसूत्र धीरे धीरे जैसे कॉम्पैक्शन हो जाता है, जैसे संगणन होने लगता है ना, वैसे वैसे दिखाई देने लगते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से स्पष्ट कब दिखाई देने लगते हैं, जब पूरा हो जाता है। जो पूरा कब होता है मेटाफेज में, तो ये गलत है, क्योंकि धीरे धीरे वो स्पष्ट होने लगते हैं, ऐसे नहीं पूरा होने के बाद एक बिल्कुल फिक्स दिखेंगे। आज मैं फिक्स बोला वो अभी नहीं, अभी फिक्स बोल रहा था तब तुम गलत भी मानते, मतलब गुण पश्चात ही गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, स्पष्ट रूप से धीरे धीरे दिखाई देने लगते हैं, लास्ट में पूर्ण रूप से स्पष्ट तो मेटाफेज में हो जाता है, ठीक है, तो ये गलत है। तारक केंद्र के विभाजन हेतु पादप कोशिका विपरीत ध्रुव की ओर जाता है, पादप कोशिका में तो होता ही नहीं, वैसे स्टेटमेंट में थोड़ी गलती है, लेकिन पादप कोशिका में तो वैसे भी नहीं होता, तो वैसे ही गलत है। गुणसूत्रीय द्रव संघनित होकर ठोस गुणसूत्र बनाया जाता है, बन जाता है, बनाया नहीं बन जाता ऑब्वियसली। गुणसूत्रीय द्रव संघनित होकर ठोस गुणसूत्र बन जाता है, इसके नीचे और भी पढ़ लो। गुणसूत्रीय द्रव संघनित होकर अनम्य यानी पिलाएबल यानी मुलायम बनता है, ठोस बनता है, चेक करना एनसीईआरटी। ठोस बनता है वैसे तो, डी सही है, ई गलत है। गुणसूत्र में दो अर्ध गुणसूत्र आपस में काइनेटोकोर द्वारा जुड़े होते हैं, काइनेटोकोर से नहीं जुड़ते, गुणसूत्र बिंदु से जुड़ते हैं, ये भी गलत है। तनु
तंतु व एक तारक मिलकर समसूत्री विभाजन यंत्र का निर्माण करते हैं। तंतु व एक तारक मिलकर, देखो अपनी एनसीईआरटी में हिंदी वाले में लिखा हुआ नहीं है तंतु एक तारक, लेकिन इंग्लिश वाले में लिखा हुआ तंतु व 2 तारक मिलकर एक समसूत्री यंत्र का निर्माण करते हैं। लिख लेना तुम्हारी एनसीईआरटी में समसूत्री, वहाँ पे लिखा हुआ ना वो पूर्वावस्था है ना, उसके लास्ट वाले पैराग्राफ में कुछ लिखा हुआ है ऐसा। मध्यावस्था 2-3 लाइन जस्ट ऊपर, मध्यावस्था वाले से ऊपर वाला पैराग्राफ है ना, उसमें लिखा हुआ है कि तंतु व तारक मिलकर, हमारे हिंदी वाले में क्या लिखा हुआ, तंतु व तारक मिलकर समसूत्री विभाजन यंत्र बनाते हैं, लेकिन ये गलत है। समसूत्री व तंतु व 2 तारक मिलकर, तंतु व 2 तारक मिलकर समसूत्री यंत्र का निर्माण करते हैं, तो ये सही है। ये गलत है बेसिकली, एक तारक नहीं होता, 2 तारक होते हैं, एक तंतु होता है। ठीक है, तो बस आज इतना ही करेंगे, फिर बाद में